तो आज हम लोगों को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो इसमें जिसके बारे में थोड़ा बहुत जो हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पढ़ना है तो उसमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है पहले ये समझना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस बात पर डिपेंड करेगी। ठीक है, मतलब जितना ही ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, इसका मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जितना ही कम है, इसका मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ही कम है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। उसके नेचर से उसको कोई मतलब नहीं है, वो वोलाटाइल हो नॉन वोलाटाइल हो। जैसे कि उसका उसमें जैसे कि देखना है इसका, तो उसके नेचर से उसका मतलब नहीं है, बस उसको मतलब है कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है। अब जैसे कि 1 लीटर पानी में अगर हम जैसे कि अगर 10 मोल अगर हम शुगर का अगर डालते हैं, ठीक है, और उसी 1 लीटर पानी में अगर हम ऐसा कर दे, एक ऐसा कंटेनर लेते हैं, इसमें 1 लीटर पानी है, 2 कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर में दोनों कंटेनर में 1-1 लीटर पानी रख देते हैं। एक में 10 मोल अगर हम शुगर का डालते हैं, दूसरे में अगर हम 8 मोल डालते हैं शुगर का, तो एक में डाले हैं 10 मोल, दूसरे में डाले हैं 8 मोल्स। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी 10 मोल्स वाले में। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जितना ही ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे जिसको डिसॉल्व किया जाता है। वही कोलोइडल सॉल्यूशन में के केस में सॉल्यूट के जगह पे आ जाएगा डिस्पर्स फेज के पार्टिकल पे। तो देखो, अब जैसे कि अगर 1 लीटर अगर पानी अगर है, ठीक है, तो 1 लीटर अगर पानी अगर है, उसमें जैसे हम ये एग्जांपल जैसे कि बताए थे कि एक कंटेनर अगर है, एक बड़ा सा कोई अगर मान लो बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, बड़ा सा कोई बॉक्स है, कुछ भी ऐसा, उसमें अगर हम फुटबॉल को अगर हम रखना चाहें, तो फुटबॉल उस बड़े से बॉक्स में मान लो कि अगर 10 फुटबॉल जो है उसमें आ सकता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम छोटे छोटे टेनिस बॉल को अगर हम रखते हैं, तो उसमें हो सकता है कि उसमें 40-50 आ जाए। ठीक है, तो क्या है, स्पेस उतना ही है, स्पेस उतना ही है। अगर पार्टिकल का साइज अगर ज्यादा है, तो यानी उस स्पेस में वो उसका नंबर जो होगा वो कम होगा, कम से कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें आ पाएगा। जैसे नंबर ऑफ फुटबॉल जो है साइज ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ फुटबॉल्स कम आ पाएगा उसी स्पेस में, और वही साइज छोटा होने की वजह से नंबर ऑफ टेनिस बॉल्स उसमें ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। तो यानी पार्टिकल का साइज जितना ही कम है, तो किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में वो ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें ज्यादा आ पाएगा। और पार्टिकल का साइज अगर ज्यादा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम आ पाएगा, जिसको ये एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका, तो अगर तो कॉलिगेटिव अगर कॉलोइडल सॉल्यूशन में हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल का साइज जो है सॉल्यूशन के से ज्यादा होता है। सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम, कोलोइडल सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज जो है वो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में जो होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन जो है। ठीक है, तो इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है सॉल्यूशन के केस में ज्यादा और कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में कम। Why? Because in case of colloidal solution, number of particles is less as compared to solution. सॉल्यूशन के कंपैरिजन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन में कम होगा, क्योंकि साइज ज्यादा होता है। इसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में कम होगी इन कंपैरिजन टू ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है उसका। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जाता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग को देखना है, उसमें ये है कि चूंकि कोलोइडल पार्टिकल्स के पार्टिकल का साइज जो है वो ज्यादा है, इसीलिए उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा, जिसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू उसकी सॉल्यूशन से कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला चीज इसमें जो है वो हम लोग देख सकते हैं।
ये वही है, colloidal particles being larger, the number of particles in a colloidal solution is small as compared to a true solution. Hence, the values of colligative properties of colloidal solution are of a smaller order as compared to value shown by true solution. ठीक है, तो ये चीज हो जाता है इसका। फिर इसके बाद जो है प्रॉपर्टीज में आते हैं टिंडल इफेक्ट पे। ठीक है, ये दूसरा है। टिंडल इफेक्ट बताए हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब भी किसी सॉल्यूशन पे, किसी भी कोई भी चीज पे अगर लाइट अगर इंसिडेंट हो तो वो उसको डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर नहीं पाता है। लेकिन कॉलवाइलर सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा जरूर होता है कि वो पार्टिकल जो लाइट आ रहा है उसको स्कैटर कर देगा डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो कॉलवाइलर सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है, और जिस कलर का लाइट स्कैटर करेगा उस कलर का वो दिखेगा। ठीक है, तो वही है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कॉलवाइलर सॉल्यूशन व्हिच रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ सम कलर, ठीक है, इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का कंडीशन क्या है, मतलब टिंडल इफेक्ट होने के लिए शर्त क्या है कि टिंडल इफेक्ट कब हो सकता है। तो डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ से जो है, लाइट का जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ को भी हम लोग मीटर सेंटीमीटर ये सब में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, ये सब में जो है वो वेवलेंथ को भी मेजर किया जाता है। तो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का डायमीटर लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल का जो डायमीटर है वो लाइट जो आ रहा है, लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है, तो उस लाइट के वेवलेंथ से उसका डायमीटर जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा कम हो चलेगा, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्जन मीडियम शुड डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है और डिस्पर्सन मीडियम का जो पार्टिकल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस बड़ा होना चाहिए, वेवलेंथ का जो है और डायमीटर का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दीज आर टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर टिंडल इफेक्ट टू ऑकर इन एनी केस। ठीक है, सॉल्यूशन में ये चीज नहीं फुलफिल हो पाता है, इसलिए सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, कलर, कोलोइडल सॉल्यूशन shows that color which is scattered by its particle। जिस कलर का लाइट स्कैटर करेगा उस कलर का वो दिखेगा। डिस्कस किए इस चीज को। ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट ये भी डिस्कस किए थे कि कोलोइडल सॉल्यूशन को जब देखा जाता है माइक्रोस्कोप से तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि उसमें पार्टिकल जो होता है वो जिगजैग मोशन में होता है। ठीक है, ऐसे जेड, ऐसे इस टाइप का जो होता है वो जिगजैग मोशन, ये उसमें ऐसा पार्टिकल जो होता है वो मूव कर रहा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि ये ब्राउनियन जो साइंटिस्ट का नाम है उनके, वो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किए थे, इसीलिए जो है इसको ये होता है। तो जिगजैग मूवमेंट ऑफ colloidal particles when observed under microscope is called Brownian movement। ठीक है, फिर इसके बाद चार्ज। तो colloidal सॉल्यूशन जो है वो या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो इसका जैसे एग्जांपल है, when AgNO3 silver nitrate is added to solution of Ki पोटेशियम आयोडाइड, जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड में जब डाला जाता है AgI is formed। AgNO3 और Ki डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह होगा, यहाँ पे AgI बन जाएगा। ठीक है, AgNO3 और Ki जब मिलेगा तो AgI बन जाएगा। ठीक है, which adsorbs I minus ion to form an ionic layer। ठीक है, तो AgI बन जाएगा, और देखो जब AgNO3 और Ki जब मिलेगा तो उसमें Ag प्लस भी है, NO3 माइनस भी है। Ki है वो टूटेगा तो K प्लस और I माइनस में टूटेगा। तो उस पूरे सॉल्यूशन में Ag प्लस है, Ag प्लस का आयंस होगा, NO3 माइनस का आयंस होगा, K प्लस का आयंस होगा और I माइनस का आयंस होगा। ठीक है, तो Ag कुछ Ag प्लस और I माइनस मिलके AgI बना देगा, और वो AgI जो है सिल्वर आयोडाइड, ये क्या करेगा, I माइनस आयंस को एडजॉर्ब करेगा। एडजॉर्ब मतलब उसको अपने सरफेस पे एक्यूमुलेट करेगा। I माइनस आयोडाइड आयंस का जो है वो सिल्वर आयोडाइड के सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। ये लेयर फिक्स हो गया, ठीक है। पहला जो ये जो लेयर बना I माइनस का, ये इस पे फिक्स हो गया, तो इसको बोला जाता है फिक्स्ड लेयर, ठीक है। अब ये जो पहले है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड है, उसके बाद उस पे I माइनस आयन उस पे आके एडजॉर्ब हो गया, तो वो जो लेयर जो बना उसको बोलेंगे फिक्स्ड लेयर, ठीक है। आयन का जो लेयर बना है, ठीक है, उसको बोलेंगे फिक्स्ड लेयर। अब वो I माइनस आयन जो है वो फिर क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन को अब एडजॉर्ब करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज का है। अब सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज के आयन को अपनी तरफ एडजॉर्ब करेगा, ठीक है। तो वो आयन जो उस पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज का आयन, ठीक है, वो भी एक लेयर बना देगा, उसको बोलेंगे डिफ्यूज्ड लेयर, डिफ्यूज्ड लेयर। तो सिल्वर आयोडाइड है, उसके सरफेस पे I माइनस का आयन आ गया, उसका एक लेयर आ गया, उसको बोलेंगे फिक्स्ड लेयर। फिर उस I माइनस है जो नेगेटिव आयन है, वो पॉजिटिव आयंस को एडजॉर्ब किया, तो एक पॉजिटिव आयंस का एक लेयर बन गया, ठीक है। तो उसको बोला जाता है डिफ्यूज्ड लेयर, ठीक है। और ये जो डिफ्यूज्ड लेयर जो कि पॉजिटिव चार्ज का है और फिक्स्ड लेयर जो कि नेगेटिव चार्ज का है, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप करेगा, पोटेंशियल डेवलप करेगा। उस पोटेंशियल को बोला जाता है जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता ही है, ठीक है। जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वैसे ही आता है। तो पॉजिटिव, पहला जो फिक्स्ड लेयर है वो नेगेटिव चार्ज का है, और ऊपर से जो डिफ्यूज लेयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है, उसके बीच में पोटेंशियल डेवलप करेगा। दैट पोटेंशियल विल बी नोन एज जेटा पोटेंशियल, ZETA, या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो उसमें जो है ये भी हो सकता है कि पहला जो फिक्स्ड लेयर है इसमें I माइनस का था, नेगेटिव, हो सकता है फिक्स्ड लेयर जो है पॉजिटिव चार्ज का भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि फिक्स्ड लेयर नेगेटिव ही होगा, फिक्स्ड लेयर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो वो है, तो अगर फिक्स्ड लेयर अगर पॉजिटिव अगर होता तो वो नेगेटिव आयन वाले लेयर को एडजॉर्ब करता, ठीक है। तो इस तरह से व्हेन AgNO3 is added to solution of Ki, AgI formed which adsorbs I minus ion to form an ionic layer called fixed layer, fixed layer बन जाएगा। This negative ionic layer adsorbs positive ions, positive ion को adsorb करेगा, which form a layer called diffused layer, वो एक diffused layer जो है वो बना देगा, ठीक है। तो वो वाला इसका इसमें आ जाएगा। तो और इसके बाद जो पोटेंशियल जो डेवलप करेगा, इसको देखो एक मिनट, यही है, द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड लेयर, फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। इस तरह से ये चीज वहां पे हम लोग बता सकते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन में ही 6th नंबर पे आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स either positively or negatively charged in the dispersion medium in presence of electric current supplied to the soul, soul मतलब वही colloidal solution। तो जैसे कि अगर हम जानते हैं कि colloidal solution का जो particles जो होता है या तो पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है। तो होगा क्या कि जब हम colloidal solution में अगर हम इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिप कर देंगे और उसको सर्किट से जोड़ देंगे, ठीक है, और जब उसमें करंट पास करवाएंगे, तो अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है पॉजिटिवली चार्ज का अगर पार्टिकल अगर है, तो वो क्या होगा, कैथोड की तरफ मूव करने लगेगा। तो ये जो मूवमेंट है डिस्पर्स्ड फेज का, जो पार्टिकल का जो मूवमेंट है अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज अगर होता तो वो एनोड की तरफ मूवमेंट करने लगता, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल जो अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगता है डिस्पर्सन मीडियम में, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज इन डिस्पर्सन मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस जो होगा वो क्या होगा, तो अगर ये जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स का जो मूवमेंट हो रहा है एनोड की तरफ या फिर कैथोड की तरफ, अगर इसको हम बाहर से कुछ प्रेशर लगा के इसको रोक दें, ठीक है, उसको जो है प्रिवेंट कर दें, तो क्या हो जाता है, वो रुक जाएगा,
मतलब जो डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल का जो मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा, और उससे ज्यादा जैसे ही लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल जो है मूव करने लगेगा। तो व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस is prevented by some suitable means, the dispersion medium molecules start moving in presence of electric field। जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, जिसमें डिस्पर्स फेज का पार्टिकल मूव कर रहा था ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ, जैसे ही उस इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम बाहर से अगर हम रोकते हैं, ठीक है, किसी सुटेबल मीन के द्वारा हम उसको रोक देंगे, तो क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन मीडियम का पार्टिकल जो होगा वो मूव करने लगेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मींस, द डिस्पर्सन मीडियम molecules start moving in presence of electric field. This phenomenon is called electroosmosis. इसके बाद है कोएगुलेशन। सेवेंथ प्रॉपर्टी है कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। तो अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर हम प्रेसिपिटेट में बदल देते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग अपोजिटली चार्ज, जैसे कि ये पहले ही बताए थे कि प्रेसिपिटेट जो होता है वो अनचार्ज्ड होता है, कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, और कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है वो चार्ज्ड होता है। तो अगर हमको कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर हमको प्रेसिपिटेट में बदलना है, तो हमको कोलोइडल सॉल्यूशन के चार्ज को खत्म करना पड़ेगा। तो अगर कोलोइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो हमको नेगेटिव चार्ज वाले आयन से इसको इंटरैक्ट करवाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। अगर कोलोइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज्ड अगर है, तो पॉजिटिव चार्ज का कोई आयन जो है वो इसको इसके कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रल हुआ, तो वो पार्टिकल जो कोलोइडल पार्टिकल जो है वो सेटल डाउन कर जाएगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। ठीक है, तो वो चीज होता है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन को इस तरह से प्रेसिपिटेट में बदलने का ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइट वगैरह की मदद से, आयंस की मदद से, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। इसी का जस्ट उल्टा हम लोग पढ़े थे पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता था, प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में बदला जाता था पेप्टाइजिंग एजेंट के की मदद से। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में बदलना पेप्टाइजेशन, और कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में बदलना कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब हम लोग कोएगुलेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब प्रेसिपिटेट जो है वो कैसे बना सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में कैसे बदल सकते हैं, इसका मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देंगे तो पॉजिटिवली चार्ज जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा उसका पार्टिकल वो कैथोड की तरफ जाएगा, वहां पे न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल होगा, एनोड के पास जाएगा, वहां पे जाके न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज खत्म, तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के हम कोलोइडल सॉल्यूशन का जो चार्ज पार्टिकल है उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसके चार्ज को खत्म कर सकते हैं और उसको प्रेसिपिटेट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स एंड गेट डिस्चार्ज्ड एंड प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो भी अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल, और वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा और प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका क्या है प्रेसिपिटेशन करने का या कोएगुलेशन करने का, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोर्स। दो अपोजिटली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन अगर होगा उसको मिक्स कर दो। एक पॉजिटिवली चार्ज अगर कोलोइडल सॉल्यूशन अगर है और एक नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स कर दो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कैंसिल आउट, न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन हो जाएगा या कोएगुलेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है और क्या किया जा सकता है इसमें, बाय बॉइलिंग, बॉयल करके भी जो है चार्ज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगर बॉयल अगर करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन को, तो उससे भी चार्ज पार्टिकल जो होता है उसका वो अपने चार्ज को लूज कर देता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली अगर बॉयल अगर किया जाएगा तो उससे भी जो है वो हम उसको प्रेसिपिटेट में बदल सकते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट डायलिसिस, डायलिसिस में बताए थे, जैसे कि डायलिसिस में भी जो होता है, डायलिसिस में भी जो होता है उसमें से क्या होगा, जो भी आयंस वगैरह सब जो होता है वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में वो उस तरह से करके भी प्रेसिपिटेट बनाया जा सकता है। प्रेसिपिटेट बनाने का मतलब है उसके चार्ज को खत्म कर देना है। तो डायलिसिस उसमें भी इलेक्ट्रोडायलिसिस, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस भी अगर हम लोग करेंगे तो वैसे केस में उसके चार्ज को हम लोग खत्म
कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब अगर जैसे कि अगर सपोज करो कि अगर कोई नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट अगर डाल दो तो वो उसको डिस्चार्ज कर देगा। कोई नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है तो पॉजिटिवली चार्ज, कोई पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन है तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को डाल दो, आयन को डाल दो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज कर जाएगा और प्रेसिपिटेट में बदल जाएगा। इसी से रिलेटेड है हार्डी स्कूल्स रूल है। हार्डी स्कूल्स रूल जो है वो क्या कहता है कि जितना ही ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट हम डाल रहे हैं, जो आयन हम डालेंगे, जैसे कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है, नेगेटिवली चार्ज अगर कोलोइडल सॉल्यूशन है तो हमको डालना होगा पॉजिटिवली चार्ज आयंस डालना होगा। तो उस पॉजिटिवली चार्ज आयन का चार्ज जितना ही ज्यादा होगा वो उतना ही तेजी से इसको कोएगुलेट कर सकता है, प्रेसिपिटेट इसको में कन्वर्ट कर सकता है। अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज अगर कोलोइडल सॉल्यूशन है तो अगर हम लाएंगे नेगेटिवली चार्ज आयन, तो नेगेटिव चार्ज के आयन की वैल्यू जितनी ही ज्यादा होगी उसमें कोएगुलेटिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, यानी उसको उतना ही तेजी से कोएगुलेट कर सकता है। तो इट स्टेट्स दैट ग्रेटर द चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव ऑन द आयंस, आयंस पे ग्रेटर इज द पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। आयंस का चार्ज जो होगा जितना ही ज्यादा होगा वो कोलोइडल सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन उतनी ही तेजी से कर सकता है, उतना ही अच्छे से कर सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन या कोएगुलेशन। यहाँ पे देख लो इसका चार्ज 4, इस पे -4 चार्ज है, इस पे -3 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज है। तो सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर या प्रेसिपिटेशन पावर किसमें है, तो इसमें है, ठीक है। पॉजिटिव वाले में आते हैं तो Al3+ का सबसे ज्यादा है, उससे कम Be2+ का, उससे कम Na+ का। तो जितना ही ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा उसमें कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन करने का पावर होगा। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन अगर लेंगे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का अगर कोलोइडल सॉल्यूशन अगर लेंगे तो उसको प्रेसिपिटेट में बदलने का सबसे ज्यादा पावर होगा Al3+ के पास, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज अगर कोलोइडल सॉल्यूशन अगर लेंगे तो उसको प्रेसिपिटेट में बदलने का पावर सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो FeCN6 4-, क्योंकि इसका चार्ज सबसे ज्यादा है, ठीक है। किस रूल के हिसाब से, तो हार्डी स्कूल्स रूल, ठीक है। ये चीज हो गया। तो इस तरह से जो है इसका दीज आर डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन चेंज कोलोइडल सॉल्यूशन इनटू प्रेसिपिटेट, ठीक है, या दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में बदलने का ये सब डिफरेंट मेथड है। दिमाग में वही चीज होना चाहिए कि कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट में बदलना है तो इसका मतलब है कि हमको उसके चार्ज को खत्म कर देना है, डिस्चार्ज कर देना है। उसके लिए हम अपोजिटली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन को मिला दें या फिर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दें, ठीक है। उसके अलावा आयंस जो है डाल के वो कर दें, बॉयल करके कर दें, डायलिसिस कर दें। तो ये सब मेथड करके हम लोग प्रेसिपिटेट में बदल सकते हैं, कोएगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इमल्शन। इमल्शन ऑलरेडी हम लोग ऐसे देखे थे, जो फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स था तो उसमें हम लोग पढ़े थे, वहां पे देखे थे इमल्शन, जहाँ पे डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड हो, उसको इमल्शन बोलते हैं। तो बोले थे कि उसका डिटेल में पढ़ना है, तो यहाँ पे इसका डिटेल है। इट इज अ लिक्विड लिक्विड colloidal solution where both dispersed phase and dispersion medium are in liquid state, ठीक है। दो टाइप का होता है, एक OW टाइप और एक WO टाइप। OW का मतलब होता है इसमें ऑयल डिस्पर्स्ड फेज होगा, वाटर डिस्पर्सन मीडियम होगा। WO टाइप में क्या होगा, वाटर डिस्पर्स्ड फेज होगा, ऑयल डिस्पर्सन मीडियम होगा, ठीक है। तो OW टाइप ऑयल इज डिस्पर्स्ड फेज एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम, जैसे मिल्क और वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। जैसे मिल्क है तो मिल्क में जो होता है क्रीम जो होता है एक तरह से वो ऑयल है, तो वो डिस्पर्स्ड फेज है और उसमें वाटर डिस्पर्सन मीडियम होगा, ठीक है। वैनिशिंग क्रीम है। फिर इसके बाद जो है इसमें इसका और देख सकते हैं इसमें इसका भी जो है वो अभी तो यही बताया गया हुआ है, उसमें भी वही जो बताया है WO टाइप वाले में है, ठीक है। तो WO टाइप वाले में वही है जिसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेज होगा, ठीक है, वाटर डिस्पर्स्ड फेज होगा और ऑयल जो होगा उसमें डिस्पर्सन मीडियम होगा, ठीक है। तो उसमें जैसे कि बटर चीज जो होता है वो सब आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इमल्सन का ये सब टाइप्स होता है, ठीक है।
तो और इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, तो वो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में उसको उस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी जो है इसका अब ज्यादा जो है इसका टॉपिक अब रह नहीं गया है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स और रह गया है तो उसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में।